एक और एमसीक्यू में चलते हैं और यहां पर स्टेटमेंट जरा डिफरेंट है भाई, स्टेटमेंट को जरा फोकस करें। वो क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैगमेंट। ये बड़ा ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, ट्रिकी स्टाइल है। कहते हैं जी विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैगमेंट, नॉट पे फोकस करना है, नॉट इसलिए कैपिटलाइज किया हुआ है। Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMD CAT 2022, which includes the quick notes, generalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise, solution, and question bank. So go grab your copy today. ताकि आपकी जो है वो तवज्जो को हासिल करे। कैपिटलाइज इसलिए किया कि ये अट्रैक्ट कर ले आपकी तवज्जो को अपनी तरफ जो है ना खींचे। तो नॉट कैपिटलाइज होने का मकसद ही है कि आप इसको फोकस करें। इज नॉट अ फ्रैगमेंट, सारे फ्रैगमेंट हैं, एक फ्रैगमेंट नहीं है। इसका मतलब है 4 ऑप्शन में से 3 फ्रैगमेंट होंगे और एक फ्रैगमेंट नहीं होगा। जो नहीं है वो आपका आंसर है, जो नहीं है वो आपका आंसर है। वो शेर भी है ना कि मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो जिसने सबक याद कर लिया उसको छुट्टी नहीं मिलनी। मकसद ये है कि चारों ऑप्शन में जो है ना 3 फ्रैगमेंट होने, आप फ्रैगमेंट तलाश करते फिरे। ओ भाई फ्रैगमेंट तो सामने है, 3 है, एक नहीं है, एक नहीं है। वो जो नहीं है वो आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द राइट ऑप्शन एंड फिल द सर्कल कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट लेटर इन द एमसीक्यू रिस्पॉन्स फॉर्म। आप पढ़ते हैं चारों ऑप्शन को वन आफ्टर अनदर। और अल्फा ऑप्शन में क्या है जी, इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, ये ऑलरेडी फ्रेगमेंट है। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट सेंस कन्वे कर रहा है, कंडीशनल सेंटेंस की टाइप है, और ये अब आखिर में कॉमा रिक्वायर करके एक और क्लॉज डिमांड कर रहा है। इफ द वर्स्ट comes to the worst, then what happens next? This is actually the inquisitivity that comes in the mind of a reader. बंदे के ज़हन में आता है अब फिर क्या होगा, फिर कब, कैसे, कहाँ, क्या होगा, कॉमे के बाद वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए ये एक फ्रेगमेंट है। चलो बीटा पढ़ते हैं। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट। अब देखिए ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो है वो ये सेंटेंस शुरू किया गया, ये क्लॉज शुरू की गई बिकॉज से। बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, पता है ना आपको। चलो तो जब ऐसा हो तो फिर यहाँ क्वेश्चन कॉमा लगेगा और कॉमे के बाद आगे बात की जाएगी। इसलिए ये भी एक फ्रेगमेंट बन गया, ये भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, फिर क्या होगा आगे जी? अगर वो इंटेलिजेंट है तो फिर क्या होना है आगे? ये इनकम्प्लीट सेंस है। यहां पर आ सकता था बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट कॉमा ही इज रेडी टू टेक द इनिशिएटिव टू कंप्लीट द टास्क। ये अगर बात लिखी होती तो फिर ये कंप्लीट सेंस होती, अभी ये इनकम्प्लीट है, इसलिए फ्रेगमेंट है। चार्ली ऑप्शन, व्हेन आई कम होम, फिर व्हेन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। व्हेन आई कम होम, फिर क्या होगा जब आप घर आएंगे? तो आगे भी कुछ बताएं। व्हेन आई कम होम आई विल स्टार्ट माई जॉब, आई विल स्टार्ट टेकिंग रेस्ट अगेन। तो कुछ ना कुछ लिखा होता तो फिर ये कंप्लीट बात होती, लिहाजा ये भी एक फ्रेगमेंट है। अब चलते हैं इससे आगे। डेल्टा, यू आर ग्रेट, ये कंप्लीट है। दो इट हैज वेरी स्मॉल वर्ड्स, दो इट हैज वेरी शॉर्ट नंबर ऑफ वर्ड्स in it, but this statement is clear cut, an expression of completeness, comprehensible है। You are great, this is actually not a fragment, this is a complete procedure, this is a complete statement, this is a complete sense conveyed expression। You are great, so that's why this is our answer, you are great। and कंप्यूटर से हेल्प लेते हैं, वो किसे सपोर्ट करता है? वो भी डेल्टा को ही सपोर्ट करता है। You are great, okay। now move ahead. Here we are confronted with question number 8 और प्रॉब्लम वही है कि फ्रैगमेंट कौन सा नहीं है। 4 में से फ्रैगमेंट कौन सा ऑप्शन नहीं है। अल्फा ऑप्शन पढ़ते हैं। सिंस एवरीथिंग इज रेडी, अगेन एक कंजंक्शन आ गया, सिंस एवरीथिंग इज रेडी। फिर क्या हुआ उसके बाद? ये इनकम्प्लीट है, इसलिए इंक्विजिटिविटी है, इसलिए जानना है, इसलिए इनकम्प्लीट बात हो गई है। अगर होता सिंस एवरीथिंग इज रेडी देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट एट ऑल, फिर ऐसा हो सकता था। अगर ऐसा कुछ लिखा होता, ऐसा कुछ बोला जाता तो फिर बात मुकम्मल होती, इसलिए ये रॉन्ग है।
बीटा एज शी लेफ्ट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, इसलिए ये भी इनकम्प्लीट है। चार्ली इट स्टार्टेड टू रेन, ये कुछ कंप्लीट लगता है, ये एक क्लॉज कंप्लीट, इट स्टार्टेड टू रेन। ओके, डेल्टा पढ़ते हैं, अंटिल यू कम, कॉमा लगेगा फिर आगे की बात होगी, ठीक है, तो इसलिए डेल्टा भी इनकम्प्लीट है। तो चार्ली इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है जो कि फ्रेगमेंट नहीं है। और देखते हैं कंप्यूटर भी किससे मदद करता है, चार्ली को सपोर्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन को देखना है हमने भाई, और इंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल सी हैं। लिखा है विच टाइप डज ईच सेंटेंस बिलोंग टू। लो जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जवाब आपके सामने है, लेकिन जवाब मिलेगा उसे जिसकी हाजिर जवाबी काम देगी, जिसकी होश कायम होगी। जो बस ऐसे पढ़ेगा सेंटेंस और वो घुमा रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं बाएं, तो उससे जवाब नहीं मिलने वाला। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सवाल भी स्क्रीन पर और जवाब भी आपके सामने, आंखों के सामने। जस्ट यू हैव टू वेक योर सेल्फ अप। फाइन, और चलते हैं ज़रा स्टेटमेंट पढ़ने से। विच टाइप डज ईच सेंटेंस बिलोंग टू। तो हमें टाइप ऑफ सेंटेंस को याद करना है जो आपको लेक्चर में बताया गया। डिफरेंट टाइप्स होती हैं सेंटेंस की, तो ज़रा देखते हैं। यहाँ पर एक होती है स्ट्रक्चर वाइज, एक होती है फंक्शन वाइज, ठीक है ना। तो ज़रा यहाँ पे आपका इम्तिहान शुरू हो गया, लेक्चर आपने ले लिया, अब इम्तिहान आपका शुरू हो गया। ज़रा देखते हैं कि ये कौन सी वाली टाइप्स हैं। बिफोर अ कैंडिडेट गोज़ फॉर एन इंटरव्यू, एक क्लॉज हो गई, ही शुड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब और ऑर्गेनाइजेशन। एक और क्लॉज हो गई, वेयर ही वांट्स टू गिव एन इंटरव्यू। लो जी, बातें सारी सादा हो गई। अब आपको मालूम है कि सिंपल सेंटेंस जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैं दिल तो कह रहा है आपसे टेस्ट ले लूँ इसी वक्त, लेकिन फिर मैं कहता हूँ आप अभी बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, तो सारे बच्चों से टेस्ट नहीं लेना चाहिए। मैं खुद ही बताता हूँ, आपने ज़रा होशो-हवास कायम रखने और अपने नोट करना है। ये मेरा जब टेस्ट डिस्कशन होती है ना, तो आपने ना ऐसे खाली हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, ठीक है, या ठंड वाला माहौल नहीं बना के बैठना। आपने ना अपने पास कॉपी पेंसिल भी रखनी, नोट करना है, ठीक है ना, ताकि फिर चीज़ें रिवाइज हों तो आपको उसका फ़ायदा हो। चलो जी, सिंपल सेंटेंस में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज इटसेल्फ एक कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है। कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लगे, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होती है। और डेल्टा में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखें एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और वन डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक हो गया। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए ज़रा ये स्टेटमेंट फिर से पढ़ लें और आपको आपका जवाब मिल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, और वो क्या है, डेल्टा। ठीक हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाएं, इंस्ट्रक्शन सेम है, टाइप आपने जो है वो डिसाइड करनी है, और स्टेटमेंट है जी एफर्ट शुड बी मेड टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ टबैको। अब बताएं ये कितनी इंडिपेंडेंट है और कितनी डिपेंडेंट है, कितनी अमेलगामेशन है डिफरेंट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस की, है ही कोई नहीं चक्कर। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो फिर आंसर भी सिंपल वाला ही होना चाहिए ना, ले लें, सिंपल ही है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट कन्वेज अस कंप्लीट सेंस। ओके, और अब चलते हैं नंबर 11 में। नंबर 11 एमसीक्यू में ज़रा देखें स्टेटमेंट क्या है जी। स्टेटमेंट है आफ्टर हैविंग डन अ गुड मच वर्कआउट, एक क्लॉज हो गई, वी फेल्ट द नीड ऑफ ड्रिंकिंग सम जूस, एक और क्लॉज हो गई। अब ज़रा देखें कि हमारे पास आप अपने आप को ज़रा रिमाइंड करवाएं कि कितनी क्लॉजेज में कौन सी डिपेंडेंट कौन सी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आपको जब ये आप डिस्कस करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आफ्टर हैविंग डन से जो स्टेटमेंट शुरू हो रही है ये इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर क्या है जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक एटलीस्ट इंडिपेंडेंट और एक एटलीस्ट डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जो है कॉम्बिनेशन क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। ना एमसीक्यू नंबर 12 है, और यहाँ पर देखते हैं आई लव टू रीड बुक्स बट रेयरली डू आई फाइंड एनी टाइम टू रीड। ओके, अब यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं जी, हमारे पास क्लियर कट है, और आंसर क्या है हमारा, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ गई हमारे पास। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन ये है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव सेंटेंसेज आर गिवन,
चूज द करेक्ट वन हैविंग नो एरर ऑफ कॉमा सप्लाइज। ए को हमने सेलेक्ट करना है जिसमें कॉमा सप्लाइज का एरर ना हो। दूसरा, फॉल्टी कोऑर्डिनेशन ना हो एंड रन ऑन, और रन ऑन का एरर ना हो। फिर मैं बात रिपीट करता हूँ, 4 में से एक सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा और उसमें ना तो रन ऑन का एरर होगा, ना कोई उसमें फॉल्टी कोऑर्डिनेशन होगा और ना ही कॉमा सप्लाइज का एरर होगा। कॉमा सप्लाइज भी आप लोगों को बताया जा चुका और फॉल्टी कोऑर्डिनेशन भी आप लोगों को मालूम है, और इसी तरह से रन ऑन एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, क्यों कर होते हैं, कब बनते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयरिंग हो चुकी। अब डियर स्टूडेंट, आपको इन तीनों एरर से बचना है और चारों में से एक ऑप्शन को बेस्ट ऑप्शन के तौर पे सिलेक्ट करना है जिनमें इन तीनों में से कोई एक एरर ना हो, ना कॉमा सप्लाइज का, ना फॉल्टी कोऑर्डिनेशन का और ना ही रन ऑन का। जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं अल्फा ऑप्शन की। आई लुक एट द स्काई बट द स्काई इज एम्प्टी। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया है और इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी, कंट्रास्ट सिग्नल की ज़रूरत थी नहीं, इसलिए ये तो जो है फॉल्टी कोऑर्डिनेशन हो गया। बीटा, आई लुक एट द स्काई इज एम्प्टी, ये रन ऑन का एक्सप्रेशन हो गया। देर इज नो पॉज, देर इज नो कंजंक्शन, देर इज नो एनीथिंग हियर, तो यहाँ पर जो है वो रन ऑन का एक्सप्रेशन बन गया। दो सेंटेंसेस जो है वो एक दूसरे के साथ जो है कोलाइड कर रहे हैं। चलो जी, चार्ली, आई लुक एट द स्काई कॉमा द स्काई इज एम्प्टी, ये कुछ बेहतर लग रहा है और यहाँ कोई एरर लग नहीं रहा, लेकिन डेल्टा को पढ़ते हैं। आई लुक एट द स्काई, डॉट है, द स्काई इज एम्प्टी, डॉट के बाद जो है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए था दी का, लेकिन नहीं है टी कैपिटल। एक तो ये इशू, दूसरा ये कि हमें इस वक्त चारों ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन जो है वो चार्ली लगती है, क्योंकि ये विदाउट एनी फॉल्ट है, ना इसमें फॉल्टी कोऑर्डिनेशन है, ना इसमें कॉमा सप्लाइज का इशू है और ना ही इसके अंदर रन ऑन का एक्सप्रेशन है। लिहाजा चार्ली मेरे नज़दीक बेस्ट है, आपके नज़दीक भी यकीनन यही बेस्ट होगी। कंप्यूटर से सपोर्ट भी ले लेते हैं, कंप्यूटर भी चार्ली को बेस्ट डिक्लेयर करता है। एक और एमसीक्यू में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं एमसीक्यू नंबर 14 में जो है वो स्टेटमेंट क्या है जी। लिखा है अल्फा में, एंड देन द कोरस सैंग इन हिज ईयर्स इन फाइनल हार्मनी। हार्मनी होना, जब डिफरेंट किस्म के जो ना नोट्स हों, नोट्स कहते हैं सुर को, जब सुर बड़े ज़बरदस्त किस्म के हों और उनके अंदर हार्मनी हो तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर गौर करें, एंड देन द कोरस सैंग इन हिज ईयर्स इन फाइनल हार्मनी, बहुत कॉम्पैक्ट, बड़ा पिथी, बड़ा ही प्रिसाइज, बहुत ही कंप्रेस्ड किस्म का एक्सप्रेशन है और अपनी सेंस कंप्लीट कर रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। लिखा है जी यानी यहाँ पे कोई फॉल्टी कोऑर्डिनेशन नहीं नज़र आ रहा। और फिर चलते हैं बीटा में, एंड व्हेन द कोरस सैंग इन हिज ईयर्स इन फाइनल हार्मनी। व्हेन से सेंटेंस शुरू किया गया तो फिर आगे कॉमा रिक्वायर होना था और फिर एक और स्टेटमेंट आनी थी, लिहाजा ये फॉल्टी कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल है चार्ली। एंड देन शुरू हो गया, देन से भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इससे जो है फॉल्टी कोऑर्डिनेशन बढ़ा। एंड देन द कोरस सैंग इन हिज ईयर्स इन फाइनल हार्मनी, ही हैड नेवर हर्ड इट बिफोर। इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बात हो चुकी है फाइनल हार्मनी की। जब फाइनल हार्मनी की बात हो जाए तो फिर ही हैड नेवर हर्ड इट बिफोर की ज़रूरत नहीं बनेगी, इसलिए ये भी अननेसेसरी वर्ड्स का इस्तेमाल है। इसे बोलते हैं वर्बोसिटी का बुरा हाल करना। यहाँ पर जो है वो कम वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए था ताकि अपनी बात को कंप्लीट किया जा सके। डेल्टा, एंड देन द कोरस सैंग, सेम एरर, एंड देन द कोरस सैंग इन हिज ईयर्स इन फाइनल हार्मनी, ही हैड नेवर हर्ड इट बिफोर। अगेन यही इशू है, इसलिए वर्ड्स का कम से कम इस्तेमाल करें, कॉम्पैक्टनेस लेकर आएँ अपनी एक्सप्रेशन में। जिस एक्सप्रेशन में कॉम्पैक्टनेस होगी, पिथीनेस होगी, प्रिसीजन होगी, वो सेंटेंस, वो एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छा होगा, यानी बेस्ट होगा। अगर ये यहाँ पर ना होता है अल्फ़ा तो फिर हो सकता है कि हम डेल्टा को या चार्ली को कुछ प्रीफर करते, लेकिन बेस्ट के होते हुए बेटर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। डेट्स वाई कंप्यूटर की हेल्प भी लेते हैं। मेरे नज़दीक अल्फ़ा ऑप्शन बेस्ट है। दिस इज़ द बेस्ट वन डियर स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। अगेन नंबर 15 MCQ देखते हैं। यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर स्टेटमेंट है Ali, which he had well deserved, has earned a prize, who has been industrious. Industrious mean very hard working. अच्छा, एरर शुरू में ही आ गया। आपको मालूम है
क्या एरर है कि अली के साथ है विच ही हैड, तो विच आपको मालूम है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है, मोस्टली एनिमल्स, बहुत स्मॉल एनिमल्स के साथ यूज़ किया जाता है। ह्यूमंस के साथ जो है वो मोस्टली विच यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए आप विच की वजह से इस एक एक्सप्रेशन को रिजेक्ट करें। बीटा, अली विच हैज़ बीन इंडस्ट्रियस, अगेन जो है यहाँ पर इस क्लॉज को अली के साथ अटैच किया जाता है तो विच यूज़ नहीं करना, इसलिए इसको भी डिस्कार्ड करें। चार्ली, अली हु हैज़ बीन, यस यहाँ पर एक मार्जिन है, थोड़ा सा डिबेटेबल है कि अली के साथ हु को आप लिंक करें, ब्रिज करें तो ये कुछ बेहतर है। अली हु हैज़ बीन इंडस्ट्रियस हैज़ अर्न अ प्राइज विच ही हैड वेल डिजर्व्ड, तो ये एक स्टेटमेंट अभी तक ठीक लगती है, लेकिन डेल्टा पढ़ेंगे अली हु हैज़ बीन इंडस्ट्रियस, लेकिन यहाँ पर कॉमास जो हैं वो मिसिंग हैं, इसलिए डेल्टा रॉन्ग है। चार्ली बेस्ट ऑप्शन बनती है। कंप्यूटर से भी हेल्प लेते हैं, कंप्यूटर भी चार्ली को सपोर्ट कर रहा है। डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव टू मूव अहेड। नेक्स्ट MCQ नंबर 16 है और यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सेम स्टेटमेंट है और यहाँ देखते हैं सेम स्टेटमेंट में चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश, ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश, ये रन ऑन एक्सप्रेशन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, ना कॉमा आया, ना कोई कोऑर्डिनेशन आया, ठीक है, दो किसी भी किस्म के कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं किए गए, इसलिए अल्फ़ा को तो स्पेयर करें। बीटा, दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश बट ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश, ओके, ये कुछ बेहतर लगता है। दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश बट ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश, अच्छा ओके, थोड़ा और देखते हैं। दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश, ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश, ओके, ये भी कुछ बेहतर। और दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश बट ही रिस्पॉन्डेड इन, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, सेमीकोलन के साथ बट का बी कैपिटल भी कर दिया गया। कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, वो बीटा को डिक्लेयर करता है कि कंट्रास्ट में है, दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश बट ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो है वो बीटा इसलिए बनी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रिक्वायर्ड था, कॉमा तो लाजमी है, वो आना ही था, इसलिए हम इन क्लॉजेस के दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉमा रिक्वायर करते हैं। एक और एक्सप्रेशन में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं नंबर 17 में वर्ड आ गया है और इंस्ट्रक्शन क्या है जी, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव सिनोनिम्स आर गिवन, यहाँ पे सिनोनिम्स हैं, वोकैबुलरी का पोर्शन है। वोकैबुलरी आपको मैं किस तरह से बताऊं, किस तरह से समझाऊं, किस तरह से रियलाइज़ करवाऊं कि पार्ट एंड पार्सल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनएविटेबल है, नागुज़ीर है, एक नेसेसरी ईवल है, आपको ये करनी ही पड़ेगी तैयार। और इसमें आपको मालूम है NMD CAT के अंदर अब जो सिनेरियो है टोटली चेंज है, इतना चेंज कि बस आप कह लें कि कंप्लीट चेंज आ गया है। इट गोज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज, ठीक है। और अब आपको मालूम है कि वोकैबुलरी आपको पाकिस्तान में मौजूद तमाम बड़े छोटे शहरों में और प्रोविंसेस में मौजूद जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, जो फेडरल में करिकुलम है, उन सब की टेक्सचुअल मटेरियल को, टेक्सचुअल वोकैब को जो है वो कंसिडर करना होगा, जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं उनमें उनको, और हाई और लो फ्रिक्वेंसी के साथ आपको हेल्प लेना होगी। तो चलें ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या सिनोनिम्स हमें रिक्वायर हैं। थॉटेड के लिए 4 ऑप्शन है डियर स्टूडेंट। थॉटेड के लिए, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा देखिएगा, थॉटेड क्या है? प्रोबेबल, इसके लिए प्रोबेबल आपको पता है इम्कान को जाहिर करता है, पॉसिबिलिटी को। एडोरेबल, बड़ा खूबसूरत वर्ड है, एडोर करना, किसी को ब्यूटीफाई करना। चार्ली है फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड। और परमिजिबल अलाउएबल को बोलते हैं, यानी परमिटेड को। तो थॉटेड के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो फ्रस्ट्रेटेड बनती है। थॉट करना, जैसे सूरज की रोशनी जो है उसको कोई थॉट करे, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन चार्ली बनती है डियर स्टूडेंट थॉटेड के लिए। नाउ ये सिनोनिम है, इसका बेस्ट सिनोनिम है। आगे बढ़ते हैं, एक और MCQ में यहाँ पे भी सिनोनिम है कंटेम्पलेट्स। कंटेम्पलेट्स के लिए 4 ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, और वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ तो नहीं है। कंटेम्पलेट्स थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी का वर्ड है। तो देखते हैं जो बेंचमार्क है NMD CAT के लिए PMC का, ठीक है, उसके मुताबिक जो है ये लो फ्रीक्वेंसी वर्ड है। तो अल्फ़ा ऑप्शन है लूजेस, लूजेस जो है, और सिंपल वर्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। बीटा म्यूसिस, ये भी लो फ्रीक्वेंसी वर्ड है और इसका मतलब पॉन्डर करना है, मेडिटेट करना है, थिंक ओवर करना है।
और वोट्स, हाई फ्रिक्वेंसी का वर्ड है वोट्स, और चोर्स, ये भी जो है लो फ्रिक्वेंसी वर्ड है चोर्स। चोर्स का मतलब होता है अनप्लेजेंट टास्क, डिफरेंट टास्क, अनप्लेजेंट टास्क। तो फिर बेस्ट ऑप्शन जो है कंटेम्पलेट्स के लिए वो बीटा बनती है डियर स्टूडेंट, म्यूसिस। ओके, और ये आपको मालूम है ग्रीक मैथोलॉजी में म्यूसिस जो है वो एक देवी का नाम था, एक गॉडेस का नाम था, और उस गॉडेस का काम क्या होता था, वो जब शायर हजरात कोई इंटेलेक्चुअल्स या इंटेलिजेंसिया कुछ लिखते थे तो पहले, ये ग्रीक मैथोलॉजी की बात हो रही है, हमारे रिलीजन में नहीं, ग्रीक मैथोलॉजी में कई हज़ार साल पहले की बात है, तो वो इस देवी से जो है वो दुआएं किया करते थे कि जब वो लिख रहे हैं तो लिखने के दौरान में उनकी थिंकिंग पावर जो है वो कई गुना बढ़ जाए और वो अच्छा कुछ कंपोज कर सकें। तो म्यूसिस जो है मीन थिंक ओवर करना, मेडिटेट करना, बेस्ट ऑप्शन म्यूसिस है। कंप्यूटर भी बीटा को ही सपोर्ट कर रहा है। नाउ मूव अहेड, इंस्ट्रक्शन हमारे सामने हैं। एंटोनिम अब हमें रिक्वायर है, एंटोनिम अब हमें रिक्वायर है। सिनोनिम और एंटोनिम दोनों साइड बाय साइड चलेंगे, पैरेलल हैं। तो अब ज़रा एंटोनिम देखते हैं। अलास एक सिंपल वर्ड है, ठीक है, और जी इसके लिए अल्फ़ा ऑप्शन है, ये भी सेम सेंस देती है। अलैक ये भी सेम सेंस देती है, सिनोनिम है। साई ये भी सेम सेंस देती है, आह भरना। और वाओ ये ज़रा अमेजमेंट को शो करता है, वंडर को शो करता है, सरप्राइज़ को शो करता है, और टेकन अ बैक को शो करता है। और आपको मालूम है कि ये अस्टाउंडेड स्पिरिट को शो करता है। तो वाओ जो है इसका एंटोनिम बनेगा अलास का, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। सिंपल एमसीक्यू था ये, तो लास्ट एमसीक्यू नंबर 20 है। यहाँ पे भी एंटोनिम रिक्वायर है। बैफलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन देखते हैं। बैफलिंग का मतलब भी ज़रा जान लेते हैं। अल्फा ऑप्शन है बैबलिंग, ये एक अटरेंस है। छोटे बच्चे जो हैं जब बोलना शुरू करते हैं, बुड़बड़ाना, मटरिंग टेटरिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो बैबलिंग ऐसे साउंड बोलते हैं, पूरे वर्ड नहीं बोले जाते, तो वो बैबलिंग यानी अटरेंस है। मिस्टिफाइंग थोड़ा आपको मालूम है, मिस्टीरियस थोड़ा सा पुरस्कार सा। और आर्केन जो है ऑब्सक्योर को बोलते हैं, ऑब्सक्योर होना चीज़ों का। और एक्सप्लिकेबल जो है कॉम्प्रिहेंसिबल होता है, एक्सप्लिकेबल कॉम्प्रिहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल होता है। तो डियर स्टूडेंट बैफलिंग का जो कि मतलब है कंफ्यूज होना, बड़ा परेशान होना और बोल ना सकना, बता ना सकना क्या है, और उसका एंटोनिम जो है एक्सप्लिकेबल यानी कॉम्प्रिहेंसिबल होना। तो माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर डेल्टा इज़ द बेस्ट वन, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू से दिस last note of today's discussion is to prepare your vocabulary extensively, और इसकी फ्रिक्वेंसी को ज़रूर अपने जहन में रखिए। लो और हाई फ्रिक्वेंसी को जो है तैयार करें, और जैसे जैसे मैं बताता चला जाता हूँ उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below, and start your excellent preparation today.